यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को देख लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का एक्सपेरिमेंट था जिसने हमें फर्स्ट टाइम ये बताया कि लाइट जो है वो वेव नेचर रखती है। इसमें उसने एक मोनोक्रोमेटिक लाइट ली और उसे सिंगल स्लिट में से पास किया। सिंगल स्लिट के पास करने के बाद डिफ्रैक्शन की वजह से लाइट जो है वो सर्कुलर वेव फ्रंट में आ जाती है हमारे पास। उसके बाद वो जो हमारे पास सर्कुलर और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स हैं वो पास करते हैं फर्दर आगे डबल स्लिट में से। यानी कि दो स्लिट्स हैं, अब जब दो स्लिट्स में से पास करेगी हर स्लिट अब एक सोर्स की तरह एक्ट करेगी और फर्दर हमें जो है कोहेरेंट सोर्सेज जो है ना वो दो मिल जाते हैं। एक S1 है और दूसरा हमारे पास S2 है। ये जो दोनों सोर्सेज हैं इससे निकलने वाली लाइट जो है वो फर्दर आगे इंटरफेयर करती है और हमारे पास डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव मैक्सिमा और मिनिमास के फॉर्म में जो है एक पैटर्न जो है वो स्क्रीन पे नजर आता है। यहाँ पे जो आपको ब्राइट रीजन या जो ब्लू रीजन आपको नजर आ रहा है वो यहाँ पर जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से है और दरमियान में जो डार्क रीजन है वो इन जनरल डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को कोरिस्पॉन्ड करता है। जो सेंट्रल स्पॉट है हमेशा वो ब्राइट होगा, उसकी वजह जो है वो इंटरफेरेंस के साथ साथ डिफ्रैक्शन भी है। लेकिन अहम चीज जो इसमें ये है कि जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो हमेशा इक्वली स्पेस होता है। यानी कि उसमें जो जो है वो मैक्सिमास और मिनिमास के दरमियान उनकी जो साइज है उनका और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहता है। जैसे कि आप रियल लाइफ में भी एक आपको नज़र आ रही है स्क्रीन पे कि जी हमारे पास दो सोर्सेज हैं, वो जो है उससे लाइट जनरेट होती है और लाइट जो है वो इंटरफेयर करती है और हमारे पास जो है एक इंटरफेयरिंग पैटर्न बन रहा है जिसमें हमारे पास जो है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है और इक्वली स्पेस पैटर्न जो है वो अपीयर हो रहा है। अब इसको थोड़ा सा जो है ना इसकी मैथमेटिकली इसको देख लेते हैं इसकी जी किस तरह से हम कैलकुलेशन करते हैं। हमारे पास एक सोर्स है, उससे लाइट जनरेट होती है, वो स्लिट में से S1 और S2 से पास करती है जिनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास D है। अब एक हम जो है ना सिंप्लिसिटी के लिए सिर्फ ऐसा कर लेते हैं जी सिर्फ दो रेज को डिस्कस कर लेते हैं। तो S1 में से एक रे R1 पास करती है जो P पॉइंट के ऊपर जाकर जो है वो स्ट्राइक करती है। इस तरह से S2 से एक वेव प्रोपेगेट करती है और रे जो है वो एग्जैक्टली P पॉइंट पर जाकर स्ट्राइक। अब दो रेज जो है वो P पर इकट्ठी हो रही हैं। अब ये जो P पर इकट्ठी होने वाली दो रेज हैं इनके दरमियान जो पाथ डिफरेंस है अगर आप इसे कैलकुलेट करना चाहें तो हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे जी हम S1 से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे जो R2 को इस तरह से क्रॉस करेगा कि जी R1 और वो जो क्रॉसिंग पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है जो है वो हमेशा वो सेम रहे। तो जो लोअर पोर्शन है R2 का वो इन जनरल पाथ डिफरेंस है दोनों रेज के दरमियान R1 और R2 के दरमियान। तो जी ये हमारा पाथ डिफरेंस है दो रेज में जो क्या है जी D sin थीटा। अगर ये जो पाथ डिफरेंस है ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होगा यानी कि ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की प्रॉपर्टी को जो है ना उसकी करैक्टरिस्टिक्स को शो करेगा तो ये हमारे पास जो है ब्राइट रीजन बनाएगा P पे। लेकिन अगर ये जो हमारे पास D sin थीटा जो पाथ डिफरेंस है अगर ये हाफ ऑर्डर इंटीग्रल मल्टीपल होगा लैम्डा के तो हमारे पास P पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी यानी कि P पे हमारे पास डार्क रीजन होगा। यहाँ पर M जो है वो हमारे पास जो है वो नेचुरल नंबर है जी 0 से 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं O और P के दरमियान डिस्टेंस Y डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए तो हमारे पास जो है कुछ रिलेशन इस तरह से आ जाएंगे YM जो है वो इक्वल होगा M लैम्डा L डिवाइड बाई D। L जो है हमारे पास डिस्टेंस है स्लिट्स और स्क्रीन के दरमियान और D जो है हमारे पास स्लिट्स के दरमियान जो है वो डिस्टेंस है। इसी तरह से अगर आप डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए लेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं जी हमारा जो डार्क स्पॉट है वो कहाँ बन रहा है विद रिस्पेक्ट टू O तो वो हमारे पास M प्लस 1 YM इज इक्वल होगा M प्लस 1/2 इंटू लैम्डा L डिवाइड बाई D के। लेकिन अगर आप कोई सी दो फ्रिंजेस जो हैं हमारे पास एक ब्राइट फ्रिंज है एक डार्क फ्रिंज है अगर आप ब्राइट और ब्राइट के नेक्स्ट ब्राइट के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं या डार्क और नेक्स्ट डार्क के दरमियान तो आप जो है वो एक हमारे पास YM है एक हम YM प्लस 1 ले लेंगे उनके दरमियान डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो फ्रिंज स्पेसिंग जो है वो हमारे पास डेल्टा Y जो है वो कुछ आ जाएगा लैम्डा L डिवाइड बाई D। अब यहाँ पर ये जो फ्रिंज स्पेसिंग है ये बहुत ही ज़्यादा अहम रिलेशनशिप है हमारे पास इंटरफेरेंस पैटर्न को स्टडी करने के लिए कि जी ये हमें बताता है
कि हम फ्रिंजेस को, वो जो हमारे पास डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस हैं, हम उनके साइज़ को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो जी उसके लिए अगर हमारे पास वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा हो तो फ्रिंज स्पेसिंग ज़्यादा होगी, अगर एल जो है वो डिस्टेंस ज़्यादा हो तो फ्रिंज स्पेसिंग ज़्यादा होगी, और अगर डी जो है वो स्मॉल हो तो फ्रिंज स्पेसिंग जो है, यानी कि जो ब्राइट और ब्राइट फ्रिंज के दरमियान जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इंटरफेरेंस जो है वो नेचुरली जो है वो आपको मुख्तलिफ जगह पर जो है आप उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे कि जो है आपको आम जो है वो ऑयल की सरफेस के ऊपर जो है वो मोर डिफरेंट किस्म के कलर पैटर्न जो है वो अपीयर हो रहे होते हैं। वो जो कलर पैटर्न्स हैं वो लाजमी तौर पर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वजह से है, जो कि कुछ इस तरह से आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। लाइट जो है वो एयर में से ऑयल में से पास होती हुई जो है वो वाटर सरफेस से जो है वो वापस जाती है। एयर जो है जैसे जो आने वाली इंसिडेंट रे है वो जैसे ही एयर से ऑयल में जो है एंटर होती है तो हम ये देखते हैं कि सम पार्ट जो है उसका वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है और कुछ जो है वो रिफ्रैक्ट होता है। जो रिफ्रैक्टिंग रे है वो पास करती है ऑयल से वाटर तक और वाटर की सरफेस से जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होती है। इस तरह से हमारे पास दो रेज हो जाती हैं और ये जो दोनों रेज हैं ये कोहेरेंट सोर्स है क्योंकि ये सेम पॉइंट के ऊपर जो है ये जनरेट हुई हैं। एक जो है वो एयर और ऑयल सरफेस से जनरेट हुई है, दूसरी जो है वो हमारे पास ऑयल और वाटर सरफेस से जनरेट हुई है। जब ये कंबाइन होंगी तो हमारे पास जो पैटर्न होगा वो, क्योंकि हमारे पास ये वाइट लाइट है तो वाइट लाइट के अंदर डिफरेंट कलर्स जो हैं वो अपीयर होंगे। जो कलर जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करेगा वो अपीयर हो जाएगा, और जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करेगा वो जो है ना वो पैटर्न में से जो है वो डिसअपीयर हो जाएगा। तो आप सर्टन एंगल्स के ऊपर या सर्टन पोजीशंस के ऊपर जो है डिफरेंट कलर्स जो है वो आप ऑब्जर्व करेंगे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से। नेक्स्ट न्यूटन रिंग्स जो है उसमें हमारे पास जो है एक लाइट सोर्स को जो है वो हम इस तरह से जो है वो जो है प्रॉपर मैनेज की हुई जो है वो थिन फिल्म से पास करते हैं कि उसका जो पैटर्न जो है वो हमारे पास जो है वो रिंग्स की फॉर्म में अपीयर होता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारे पास जो है एक जो है वो हाफ प्लेन ऑफ कन्वेक्स लेंस है, उसको जो है आपने जो है वो जो है एक ग्लास स्लैब पे रखा हुआ है, लाइट जो है वो पास करती है। अब वो जो हाफ प्लेन ऑफ कन्वेक्स लेंस और जो ग्लास स्लैब है उनके दरमियान आपने एक जो है थिन फिल्म जनरेट की है जो कि सेंटर से दोनों तरफ में जो है वो उसकी जो थिकनेस है वो बढ़ती चली जा रही है। आप देख सकते हैं कि जैसे ही जो लाइट जो है वो आके टकराती है और वो जो फर्स्ट ग्लास जो स्लैब है उससे वापस जाती है, हाफ रिफ्लेक्ट हो जाती है और हाफ जो है वो रिफ्रैक्ट हो जाती है। जो रिफ्रैक्ट होती है वो फर्दर उस थिन फिल्म में से पास करती है और लोअर ग्लास स्लैब से टकरा कर जो है ना रिफ्लेक्ट बैक होती है ऊपर की तरफ। अब ये जो दोनों रेज हैं रे 1 और रे 2 जो है इनके दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो ये डिटरमिन करेगा कि जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। उसके अकॉर्डिंगली जो है हमारे पास जो है रिंग्स जो हैं वो जनरेट होते हैं। लेकिन इसका जो सेंट्रल पोर्शन है वो आपको डार्क नज़र आ रहा है क्योंकि जो रिफ्लेक्शन है वो लोअर ग्लास स्लैब से होगी और उस रिफ्लेक्शन से जो है जो वेवलेंथ जनरेट होगी वो नियरली उसका जो फेज डिफरेंस है वो 180 डिग्री का होगा। तो सेंटर में हमेशा जो है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी इस केस में, और हमारे पास जो है सेंट्रल रीजन जो है वो डार्क अपीयर हो रहा है। इसके अलावा जो है लाइट की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए हम माइकलसन इंटरफेरोमीटर यूज़ करते हैं। माइकलसन ने 1881 में ये एक डिवाइस बनाई थी जिसको इस्तेमाल करते हुए उसने वेव की वेवलेंथ कैलकुलेट करने की कोशिश की थी, और ये मोस्ट प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट था उस वक़्त का, और अब इसको और ज़्यादा हम प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट जो है वो बना चुके हैं। इसको इस्तेमाल करते हुए हम नियरली 100 नैनोमीटर की प्रिसीजन के साथ जो है वो वेवलेंथ जो है किसी भी लाइट की उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास जो अपरेटस है वो आपको नज़र आ रहा है कि जी हमारे पास जो है लाइट सोर्स है और मिरर्स हैं, M1 एक मिरर है और एक M2 जो है वो हमारे पास मिरर है। इसमें हमारे पास लाइट जो है वो सबसे पहले एक बीम स्प्लिटर से पास करती है और बीम स्प्लिटर से पास करने के बाद जो है सर्टन लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है और कुछ जो है वो रिफ्रैक्ट हो जाती है। जो लाइट की रे है एक जो है वो M1 की तरफ चली जाती है और जो है रिफ्रैक्ट होकर, दूसरी जो रे है वो रिफ्लेक्ट होकर M2 की तरफ चली जाती है। अब जैसे ही जो लाइट की रे है वो M1 और M2 से जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस आती है
अगेन बीम स्प्लिटर में से पास होने के बाद वो हमारी टेलीस्कोप और ऑब्जर्वर तक जाती है, तो हमारे पास जो है एक इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो अपीयर होता है। अब यहाँ पर जो हमारा मिरर M1 है उसकी पोजीशन जो है हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके साथ एक स्क्रू होता है, हम उससे जो है M1 को मूव कर सकते हैं, जबकि M2 जो है वो फिक्स्ड मिरर है। अब M1 और M2 जो मिरर्स हैं उनके दरमियान उनके अकॉर्डिंगली जो लाइट डिस्टेंस कवर करती है वो L1 और L2 से रिप्रेजेंट किए गए हैं। अगर तो L1 और L2 जो है वो सेम डिस्टेंस पे हों तो लाजमी तौर पर जो है कोई फेस डिफरेंस जो है वो नहीं होगा। हमारे पास जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का एक पैटर्न जो है ना वो प्रॉपर एक जो है ना वो स्क्रीन पे आपको नजर आएगा। लेकिन अगर आप M1 को इस तरह से मूव करें कि ये एग्जैक्टली λ/2 जो है वो शिफ्ट करे, अगर आप M1 को इस तरह से मूव करते हैं कि वो एग्जैक्टली λ/2 मूव करता है, तो आप क्या देखेंगे कि जो हमारी इंटरफेरेंस पैटर्न है वो सर्टन उसमें सिंगल शिफ्ट आएगा। अब अगर आप जो है इसको λ/4 मूव करते हैं M1 को, तो हमारे पास जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के जो पैटर्न है वो एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे। यानी कि λ/4 के मूव करने से जहां पर आपको ब्राइट फ्रिंज नजर आ रही है वहां पर डार्क नजर आएगी, जहां पे डार्क थी वहां पे ब्राइट नजर आएगी। लेकिन अगर आप जो है वो M1 को एग्जैक्ट λ/2 मूव करते हैं तो हमारे पास ब्राइट फ्रिंज की जगह अगेन नेक्स्ट फ्लो में सेकेंड ब्राइट फ्रिंज जो है वो नजर आएगी आपको, यानी कि वो रिप्लेस कर देगी फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज सेकंड ब्राइट फ्रिंज को। इस तरह से जो आपको जो है वो इसमें जो है ना मोशन नजर आएगी M1 की मूवमेंट से, जो है ना जो स्क्रीन पे जो पैटर्न बन रहा है उसमें भी आपको मूवमेंट नजर आएगी। इस चीज को इस्तेमाल करते हुए हम जो है वो लाइट की वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें हमारे पास जो रिलेशन है वो हम यूज करते हैं L = M इंटू λ/2। अगर m जो है ये हमारे पास नंबर ऑफ शिफ्ट्स हैं कि जी कितनी वेव्स, कितनी जो डार्क या ब्राइट फ्रिंजेस हैं वो शिफ्ट होती हैं जब आप जो है M1 को मूव करते हैं, तो हम m को मेजर करते हैं। L हमारे पास जो है वो हमने जो m को मूव किया होता है वहां से आ जाता है, तो उससे जी हमारे पास जो है हम लैम्डा जो है किसी भी वेव के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो λ/2 का कंसेप्ट है वो कुछ इस तरह से है कि जो लाइट जो है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दो डिस्टेंस कवर करती है। तो अगर λ/2 डिस्टेंस आप M1 को मूव करेंगे तो इन जनरल जो वेव में जो डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा जनरेट होगा। एक जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हुए λ/2 और एक जो है वो बैकवर्ड आते हुए λ/2। जो कंप्लीट फेस डिफरेंस जनरेट होगा वो लैम्डा होगा। इसीलिए जो है ना वो ब्राइट फ्रिंजेस जो हैं वो एक दूसरे को रिप्लेस कर रही होती हैं। माइकलसन ने इस मेथड को इस्तेमाल करते हुए जो है रेड कैडमियम लाइट को यूज़ किया और जो मीटर की जो स्टैंडर्ड लेंथ डिफाइन की वो जो है आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है 1553163.5 वेवलेंथ थी कैडमियम लाइट के। नेक्स्ट कुछ एमसीक्यूज हैं जी। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इन यंग्स डबस्लिट एक्सपेरिमेंट इज 0.05 centimeter and interference fringes are formed on a screen placed at a distance of 2 meter. If a light of 640 nanometer is used, then the distance of 15th bright fringe would be. आपने यहाँ पे रिलेशन यूज करना है Ym is equal to m lambda L divided by d, और आपने Ym जो है वो कैलकुलेट करनी है, जो कि m जो है वो हमारे पास 15 है। तो हम जो है जब रिलेशन यूज करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा जी हमारे पास 3.84 सेंटीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है जी। द सेंटर ऑफ न्यूटन रिंग इज डार्क बिकॉज। जो न्यूटन रिंग का जो सेंटर है वो डार्क होता है, उसकी वजह क्या है जी? पार्ट डिफरेंस इज ओड इंटीजर मल्टीपल ऑफ λ/4। क्या जी हमारे पास जो पार्ट डिफरेंस है वो ऑड इंटीजर मल्टीपल है जी λ/4 के, या फेस शिफ्ट जो है कॉज्ड होता है रिफ्लेक्शन की वजह से जो कि ग्लास से हो रही होती है। इसके अलावा कोई जो एयर फिल्म जो है वो वहाँ पे मौजूद नहीं है, या ये तमाम फैक्टर। तो इसमें से जो बी ऑप्शन है वो ठीक है, क्योंकि जो डार्क फ्रिंज बनती है, जो डार्क पैटर्न बनता है बिल्कुल सेंटर में, वो इन जनरल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, लाइट की रिफ्लेक्शन जो कि सेंटर से हो रही है।